आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की जानिब से रुक रुक कर की जा रही है सीजफायर की खिलाफ वर्जी। मोर्टार के साथ LMG दागे गए, BSF के जवान समेत मकामी शख्स जख्मी। वजीर आला महबूबा मुफ्ती की एक तरफा सीजफायर की पहल पर जारी है सियासत। कुछ लोगों ने की हिमायत तो कुछ कर रहे हैं मुखालफत। जम्मू के लोगों ने कहा कि फैसले से बढ़ेंगे मिलिटेंट्स के हौसले। रहे हैं मुखालफत। जम्मू के लोगों ने कहा कि फैसले से बढ़ेंगे मिलिटेंट्स के हौसले। बानीपुरा के हाजिन इलाके में 21 साल के नौजवान की लाश बरामद। दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर पर शक। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। मुस्तकिल बुनियाद पर तनख्वाह की अदायगी, नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती समेत मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर 4 दिन से जारी है कामबंदी। और इबादतों और रहमतों के महीने का आगाज, मुल्क भर में रमजान की रौनक, रोजेदार रख रहे हैं पहला रोजा। पाकिस्तानी फौज मुसलसल सीजफायर की खिलाफ वर्जी करते हुए दिफाई चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। कल शाम पाक रेंजर्स ने हीरानगर और सांबा सेक्टर में इश्तियाल अंगेज कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। पाकिस्तानी रेंजर्स मोर्टार के साथ साथ LMG का इस्तेमाल कर रहे थे। जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने भी करारा जवाब दिया। रात में भी दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला होता रहा। सुबह में दोबारा फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान BSF का एक जवान जख्मी हो गया, जबकि लौंडी के में दौलत राम नाम के एक शख्स भी जख्मी हुआ है। मुसलसल फायरिंग और गोलीबारी से मकामी लोग काफी परेशान हैं। सरहद पर वाक़े बोबिया गांव के लोगों का कहना है कि इंतजामिया उनकी सुध नहीं ले रहा है। सुबह गोलीबारी के दौरान ही बच्चे स्कूल गए, लेकिन स्कूल में ताला पड़ा हुआ था। इंतजामिया जब तक छुट्टी का ऐलान करते तब तक काफी बच्चे जान जोखिम में डालते हुए स्कूल पहुंच चुके थे। फायरिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन रात 7:45 बजे से स्टार्ट हुई थी, अभी भी हो रही है। और अभी तो जे बोबिया जे करोल तक जहाँ तकरीबन सुबह 5:45 बजे से जहाँ भी स्टार्ट हो गई है और ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। कितनी फायरिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कब से हो रही है? ये तो रात से स्टार्ट थी, लेकिन इधर तो सुबह कोई 5:30 पौने 6 से स्टार्ट हुई है इधर भी। जी हाँ, पेपर चल रहे हैं। पेपर चल रहा है, छुट्टी नहीं है? नहीं। फायरिंग कितनी चल रही है? फायरिंग बहुत चल रही है। रात को इतनी नहीं थी, अभी सुबह बड़ी चल रही है। तो इतनी फायरिंग के बीच आप कैसे निकले घर से? क्या करें, जाना पड़ता है, स्कूल में पेपर है। फायरिंग थमने के बाद कठुआ के डिप्टी कमिश्नर रोहित खजूरिया और SP श्रीधर पाटिल ने मुतासरा इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। DDC ने मकामी इंतजामिया से लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बंकरों को तैयार रखने के साथ ही सरहद के करीब के स्कूलों को बंद कर दिया गया। ये कल रात से फायरिंग चल रही है और काफी ज्यादा फायरिंग हुई है। अभी भी बीच में चल रही है फायरिंग, रुक रुक के। अभी 2 घंटे से शायद बंद है। तो 2 जगह ज़्यादा फायरिंग हुई है, एक लोंडी मोड़ और दूसरी बबैया। और अभी तक नुकसान ये हुआ कि एक आदमी हमारा इंजर्ड हो गया, जिनको हीरानगर हॉस्पिटल शिफ्ट किया, और दूसरे इसमें 4 पशुओं की जान गई है। तो बाकी पूरा इंतज़ाम किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोगों के ठहरने का, खाने का। अगर शिफ्ट करना पड़ा उसके लिए पुलिस ने बंकर यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं। एक लोंडी में रखा है बंकर और एक यहाँ बबैया में। तो मुस्तैद है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी। बताइए। हम देख रहे हैं कि आप सुबह से बंकर की गाड़ी में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, बॉर्डर का पूरा जायजा लिया जी। कितनी दहशत है लोगों को, कैसे हालात? नहीं, लोगों में कोई दहशत नहीं होती, खाली दिक्कत होती है जी। मुश्किलात होती काम काज करने में, बाहर निकलने में। बाकी यहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं, दहशत डरते नहीं हो। और फिलहाल किस तरह का सूरत हाल बना हुआ है, ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे अपने नुमाइंदे निश्चिंत सिंह का। निश्चिंत, ये बताइए कि अभी क्या ताजा सूरत हाल है, किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है? वजह से तकरीबन ये फायरिंग शुरू हुई है। पूरा सांबा सेक्टर और कठुआ का सारा सेक्टर, हीरानगर का, ये सारा इलाकों पे एक कार्टन गोलाबारी शुरू कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें हमारा BSF का एक जवान यहाँ पे इंजर्ड हुआ है रिगाल की पोस्ट पे। तो लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ था। एक तो लोगों को पता नहीं था कि रात को फायरिंग होना है, तो लोग
काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं कि पता नहीं अब दोबारा कैसे हालात बनेंगे, कैसी। फिलहाल की यहाँ पे स्थिति अभी सामान्य है। फिलहाल सुबह 8 बजे से गोलीबारी यहाँ पे रुकी हुई है और लोगों में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। जी, ऐसे में आज रोजे का भी पहला दिन है और वहां पर भी उस तबके के भी लोग होंगे जिन्होंने रोजा रखा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे उसमें वहां के लोग इस वजह से भी परेशान होंगे कि एक तरफ वो इबादत का महीना शुरू हो गया है और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। आज रमजान का जो पहला दिन है और पहले ही दिन वो कह रहे हैं कि ऐसा पाकिस्तान ने हमारा स्वागत किया है, ये ठीक नहीं है। हमारा ये धर्म का महीना होता है, इसमें हम पूरा महीना पूजा अर्चना करते हैं, जो भी नमाज अदा करते हैं। तो ये पहले दिन ही ये हाल हुआ है और हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। और इन्होंने रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये किया है कि सीज फायर कर दिया है कश्मीर में, तो उसको लेकर भी उन्होंने कई सवालिया निशान उठाए हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं था इनके लिए। निश्चिंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के रियासती सदर और फायर ब्रांड लीडर रविंद्र रैना ने रियासत में पार्टी की कमान संभालने के बाद जम्मू में पहली पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया। रैना ने कहा कि एक तरफा सीज फायर का मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि अगर हमारे जवानों पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन को सलाह दी कि हथियार छोड़कर जमहूरियत के रास्ते इंतखाबात में हिस्सा लें और कश्मीरी नौजवानों के लिए कुछ करके दिखाएं, न कि उनके हाथों में बंदूक थमाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी माह रमजान के महीने में सीज फायर किया था और सभी आतंकवादी संगठनों को कहा था कि आप बातचीत में शामिल हो जाओ। ये केंद्र सरकार ने एक मौका दिया है और मैं चाहता हूं ये तमाम जितने भी कश्मीर घाटी के ये जो भटके हुए नौजवान हैं वो हथियार छोड़ के केंद्र सरकार की इस ये जो एक पॉलिसी है इसके तहत वो हथियार छोड़ के मेन स्ट्रीम में आए। और मैं चाहता हूं, मेरे को उम्मीद, और मैं शेख सलाहुद्दीन को भी कहता हूं, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो पाकिस्तान और विदेशी मुल्कों में, वापस अपने घर लौट के आओ, मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। और अगर जम्मू कश्मीर कहते हो कि हम जम्मू कश्मीर के नेता हैं, इलेक्शन लड़ो, चुनाव में आओ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लो। दिस इज नॉट ए यूनिलैटरल सीज फायर, दिस इज कंडीशनल सीज फायर। पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, लेकिन अगर आतंकवादियों की तरफ से पहली गोली चलेगी फिर हमारे सेना के जवानों की, पुलिस जवानों की, सुरक्षा बलों की जवानों की बंदूकें फिर बोलना बंद नहीं करेंगी। उधर बीजेपी लीडर और रियासत के नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर दहशतगर्द और मिलिटेंट्स अमन की जबान नहीं समझेंगे तो उन्हें उसी जबान में जवाब दिया जाएगा जो जबान उन्हें समझ में आती है। सीज फायर कभी एक तरफा नहीं होता। अगर हमने एक मौका दिया है उनको सुधरने का, अगर नहीं सुधरते तो दोबारा उन पर एक्शन किया जा सकता है। 5 अटैक हो चुके कश्मीर में, उसके बाद यहाँ सांबा में, हीरानगर में फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। ऐसे में सेना अपना काम कर रही है। नहीं, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्योंकि कल सलाहुद्दीन का भी जो मैसेज एक आया, कि उन्होंने कहा कि ये एक तरह से चाल है, हम इसको नहीं मानते तो हमें मनाना आता है। तो अभी आपने कविंद्र गुप्ता को सुना और जिस तरह से सीज फायर हुआ है, यूनिलैटरल सीज फायर हुआ है, उन्होंने कहा कि ये दरअसल शर्त के साथ सीज फायर किया गया है और अगर इस तरह की हरकत की जाएगी तो उसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। रमजान के महीने में वजीर आला महबूबा मुफ्ती की एक तरफा सीज फायर की मांग को मरकजी सरकार की मंजूरी मिलने के बाद एक तरफ जहां लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पैंथर्स पार्टी सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पार्टी के लोगों ने एक तरफा सीज फायर के फैसले के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि इस तरह के फैसले रियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से एक तरफा सीज फायर की तजवीज कबूल करने के फैसले से जम्मू की आवाम खुश नहीं है। फैसले से नाराज लोगों का कहना है कि मौजूदा फैसले से हिफाजती दफ्तरों की हौसला शिकनी होगी। दूसरी तरफ मिलिटेंट्स ने पहले ही इस तजवीज को खारिज कर दिया है। लोगों का कहना है कि सीज फायर से मिलिटेंट्स का हौसला बढ़ेगा और वो अपनी ताकत मुश्तमा करने की कोशिश करेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार की तरफ से ये यूनिलैटरल सीज फायर का जो बयान आया है, इसमें साफ साफ नजर आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डाइकॉटमी है। इनके दो अलग अलग स्टैंड्स हैं। कुछ ही दिनों पहले सीतारमन जो मिनिस्टर हैं डिफेंस की, उन्होंने कहा था कि सीज फायर यूनिलैटरल सीज फायर नहीं होगा। उन्होंने बिपिन रावत की बात भी रखी थी और कल ही जो है राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेयर किया कि यूनिलैटरल सीज फायर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आर्मी की लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं नीको, मतलब नॉन इनिशिएशन ऑफ कम्बैट ऑपरेशंस, ये 2001 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री उनके समय पे हुआ था और उसके बाद हुआ क्या था आपको मालूम है। उसके बाद पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में अटैक हुआ और जो मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ी और सिविलियन क्लियरेंस बढ़ी। और ऐसे ही मुझे लगता है कि जो कल का जो अनाउंसमेंट हुई है उससे भी जो है जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ने वाले हैं। भाजपा ने जो है पीडीपी और आतंकवादियों के सामने जो है घुटने टेक दिए हैं। ये बहुत ही एक दुखनायक बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है। आज भी पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में, सांबा सेक्टर में भारी गोलाबारी जो है वो की है सुबह से, और ऐसे में जो पाकिस्तान है वो सुधरने वाला नहीं है। मिलिटेंसी में इजाफा होगा और जो आर्मी के हाथ जो हैं वो हिंदुस्तान की सरकार ने बांध दिए हैं। जी हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और आर्मी को खुली छूट देनी चाहिए, क्योंकि जो भी पहले डिसीजन हुआ है, जैसे हमारे जनरल रावत ने जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप था। लेकिन आज आर्मी का जो मनोबल है वो भी गिर रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि सीज फायर को जो इसको वापस लिया जाए, इस फैसले को। एक तरफा सीज फायर के फैसले पर मरकजी हुकूमत की मोहर पर जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल जम्मू में जेडीयू पार्टी के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर पार्टी के रियासती सदर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि एक तरफा सीज फायर कामयाब कैसे हो सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे पर उन्होंने कहा कि उनसे जम्मू कश्मीर को खुसूसी पैकेज दिए जाने की मांग की जाएगी। जेडीयू ने आज जो यहाँ पर ऑफिस खोला, एक संग बुनियाद हमने अपने ऑफिस की रखी और हमारी कोशिश रहेगी जो आवाम की तकलीफें हैं उनको सरकार तक पहुँचाए। कम से कम हम इस सरकार के कान खोलें, क्योंकि ये सरकार ने तकलीफों के सिवा रियासत जम्मू कश्मीर को कुछ भी नहीं दिया। उसके साथ हमारी ये डिमांड है प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनका अभी आने वाले टाइम में वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक स्पेशल पैकेज जो है रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर एक स्पेशल पैकेज दें, ताकि यहाँ की जो आवाम है बहुत तकलीफ में है। बेरोजगारी का मामला काफी बढ़ा हुआ है। जो हमारे दूर दराज इलाके, खासकर मैं अगर बॉर्डर की बात करूं, जो रोजमर्रा जो उग्रवाद, जो सीज फायर वॉलेशन हो, और खास करके प्राइम मिनिस्टर साहब इस रियासत जम्मू कश्मीर की तकलीफ और दर्द समझे, ये हमारी डिमांड रहेगी। और आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड जो है जम्मू कश्मीर में आपको एक विकल्प बन के सामने आएगी, ये हमारी कोशिश है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। हाजिर में मुश्तबा हालत में एक लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 23 साला नौजवान की लाश वन मोहल्ला के बागात में पड़ी हुई थी। मकामी लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिसने लाश को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। महलूक नौजवान की शिनाख्त हिलाल अहमद पैरी के तौर पर हुई है। हिलाल पेंटिंग का काम करता था। पुलिस जराये के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने के सबब हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कत्ल की वजह और कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। वैसे पुलिस को शक है कि कत्ल में दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा शामिल है। और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ रुख करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम का। तजम्मुल, इस पूरे मामले में और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि आखिर किसने किया है ये कत्ल और क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? बुशरा, आपको याद होगा ये जो संबल, हाजन, सोनावारी जिला बांडीपोरा के आउटस्कर्ट्स एरियाज हैं, जहां पर गुज़िश्ता महीने एक सिरकटी लाश मिली थी और उससे पहले एक मियां बीवी पर भी अटैक किया गया था और काफी सारे एनकाउंटर्स में यहाँ पर मिलिटेंट मारे भी गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस इलाके में काफी नुकसान से दोचार होना पड़ा। लेकिन बोनमाला हाजन संबल बांडीपोरा के शख्स के बारे में बताया जाता है कि इनकी उम्र 21 साल है और पेशे से ये पेंटर है, यानी जब अपना काम काज करने के बाद ये घर की तरफ लौटा था तो इस इलाके में बताया जाता है कि इसका दिन दहाड़े कत्ल किया गया और कत्ल करने की वजूहत जो है
उसको पुलिस ढूंढने की तलाशी जो है अभी शुरू कर रही है। लेकिन दबे होंठों से ही जब हमने बात करी थी रियासती पुलिस के सीनियर ऑफिसर से इस मामले से मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि ये मिलिटेंटों की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोई भी किसी भी तंजीम का, किसी फर्द का नाम नहीं लिया। तब उन्होंने केस को हश करने के लिए बताया कि ये मिलिटेंटों का काम हो सकता है। तमाम इलाके में इस शख्स की मौत की खबर फैलते ही इलाकों में काफी खवातीन जो है वो जमा हुई, खवातीन सीना को भी करती हुई नजर आई और हर इलाके में और लोकेलिटी में जो था मातम सा छाया रहा और तमाम लोगों ने मज़कूरा शख्स के घर जो मारा गया उसके घर रुख किया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और मामले की निस्बत एक केस भी दर्ज किया और मेडिकल जो फॉर्मेलिटी थी इस डेड बॉडी के हवाले से वो पूरी करने के बाद अब आई घर में और उसके बाद मकबरे में उसे सुपुर्द खाक किया गया। जी, फैमिली में उस शख्स के कौन कौन था? क्योंकि सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये एक पेंटिंग करने वाला शख्स था, इसकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है जो इस तरह से गला दबाकर इसका कत्ल किया गया है? फैमिली वालों का क्या कहना है? क्या किसी तरह की किससे कोई रंजिश वगैरह की भी कोई बात कुछ सामने आ रही हो? देखिए, अगर आपको याद होगा कि बुशरा इसी तरह के एक नवियत के हमले में आज गांदरबल से भी एक लाश मिली है जो कि काफी बोसीदा हालत में पाई गई थी। और अगर हम इस डेड बॉडी की बात करें तो इस डेड बॉडी से मतलब कहा जाता है कि पेंटर होने की वजह से इसका जो उठना बैठना था वो काफी कमर्शियल एक्टिविटीज में भी मुलविस रहते थे और आगे आगे बढ़ते थे, सामाजिक कामों में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते थे, काफी सादा तबीयत के मालिक थे। लेकिन अभी तक जो अफरादी खाना है या अहल खाना जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें बिल्कुल अभी ये वहम ही नहीं है कि क्या वाकई उससे कत्ल कर दिया गया, उसका गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इसको अब दूसरी रंगत दे दी है और जो केस दर्ज किया है शायद इसमें मिलिटेंट भी मुलविस हो सकते हैं, इसलिए हम बारहा कहते हैं कि इलाके में काफी ज्यादा सर्च ऑपरेशन भी चले। इस एरिया में काफी जगहों से हमने देखा कि लोकल्स की जाहिर सी बात है तजम्मुल, अब ये तफ्तीश का मामला है और देखना ये होगा कि पुलिस ने जिस तरह से इसको दूसरा रंग देने की कोशिश की है क्या उसमें कोई सच्चाई भी है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शीरखार यानी कि दूध पीते बच्चों को कभी भी तना तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर घर के बाहर या आंगन में तो हरगिज ना छोड़ें, ये खतरनाक हो सकता है। रियासी जिले के टोट गांव में थोड़ी सी लापरवाही एक मां को काफी भारी पड़ गई। 6 महीने के बच्चे को आंगन में छोड़कर खातून किसी काम से घर के अंदर गई, वापस लौटी तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई। एक कौवा बच्चे के चेहरे को लहू लुहान कर चुका था, वो उसकी आंखें नोच रहा था। फौरन बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, हालत खराब देखते हुए और उसे जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इस साल पास होने वाले सैकड़ों तलबा नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पट्टन में वाक़ इस कॉलेज का शुमार रियासत के बेहतरीन कॉलेजेस में होता है। कॉलेजेस का सालाना कॉन्वोकेशन डे के मौके पर 700 तलबा को डिग्रियां दी गईं। इन तलबा ने मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में बेहतर नंबरात से कामयाबी हासिल की। कामयाब तलबा को कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खुर्शीद इकबाल अंदराबी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल वाहिद कुरैशी ने असनाद दी। I've studied computer science engineering in SSM College of Engineering. The last 4 years of my life, I think, have been the most brilliant years that I could have spent. This institute is not just an institute for education, it's an institute for all-round development. And I think what SSM has given me is something that I will cherish for the rest of my life. I've spent the last 72 hours traveling just to get here today for this occasion because I wouldn't have missed it for anything in the world. सोपोर के एमएलए हाजी अब्दुल रशीद डार ने सोपोर के सैयदपोरा इलाके का दौरा किया। इलाके के लोग महीनों से ट्रांसफार्मर और जरूरी सहूलियात की मांग कर रहे थे। अजीज सलाम ने भी इन खबरों को प्रायोरिटी से दिखाया था, जिसके बाद इलाके के एमएलए अब्दुल रशीद डार ने ट्रांसफार्मर और दूसरे तरक्याती कामों को शुरू करवाने के लिए फंड की मंजूरी दे दी। इलाके में तरक्याती कामों के लिए 3,58,000 रुपए को मंजूरी दी गई है।
वादी कश्मीर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी देखभाल मुसलमान करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सुनसान पड़े रहते हैं, लेकिन एक खास मौका यहाँ चहल पहल रहती है। खास मौके पर दर्शन और पूजा के लिए आने वाले कश्मीरी पंडितों का मकामी मुसलमान दिल खोलकर इस्तकबाल करते हैं। सुपोर का नंद किशोर अस्थापन मंदिर भी इन्हीं में से एक है। गुज़िश्ता साल की तरह इस मर्तबा भी कश्मीरी पंडितों ने यहां पर पूजा पाठ की। इस मौके पर इलाके में हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। जम्मू और दूसरे इलाकों से मंदिर के दर्शन करने सीर जागिर गांव आए अकीदतमंद भी मकामी लोगों से मिलकर काफी खुश हुए। आपको बता दें कि मिलिटेंसी का जोर बढ़ने के बाद इलाके के कश्मीरी पंडित हिजरत को मजबूर हो गए थे, जिसकी वजह से मंदिर वगैरह भी सुनसान हो गए थे। 23 सालों तक नंद किशोर स्थापना मंदिर भी बंद रहा। 2014 में इस मंदिर में दोबारा पूजा अर्चना शुरू हुई। फिर पूजा अर्चना की और ईश्वर से प्रार्थना की पूरे दुनिया में, खासकर हमारी कश्मीर में अमन हो, फिर वो पुराने दिन लौट आए। आज यहाँ पर इतनी संख्या तो नहीं आई, लेकिन फिर भी जो आसपास में, चाहे बारामूला से, चाहे श्रीनगर में और या जहाँ कहीं पर आस पड़ोस में जहाँ कर भी भक्तजन थे वो यहाँ पर आए। और यहाँ पर इस बार हम हवन नहीं कर सके, लेकिन हमने पूजा यहाँ पर भंडारा एक तरीके से रचाया है। डोडा जिले में सराज एक ऐसा इलाका है जहां के बाशिंदे रोजाना अपनी जिंदगी खतरे में डालने को मजबूर हैं। महाला, बदराना और भाला पर मुश्तमिल इस इलाके की कुल आबादी तकरीबन 30,000 के आसपास है, जो चेनाब के किनारे आबाद है। जिला हेडक्वार्टर या दूसरी जगहों पर जाने के लिए इन्हें चेनाब से गुजरना पड़ता है। प्रेमनगर में फुटब्रिज न होने के सबब मकामी लोगों को क्रेडल बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तरह से क्रेडल बॉक्स को मॉडर्न रोपवे की पुरानी शक्ल कह सकते हैं। बहरहाल ये खतरनाक है। बॉक्स में सवार लोगों को खुद ही क्रेडल को आगे बढ़ाना होता है। आपको बता दें कि 1989 में R&B महकमे की जानिब से क्रेडल बॉक्स लगाया गया था, लेकिन मकामी लोग चाहते हैं कि नदी पर फुट ब्रिज की तामीर की जाए। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 30 सालों से इसका मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ का एरिया जो है कम से कम भी इस क्रेडल बॉक्स से क्रॉस करने के लिए कम से कम 50,000 पर मुश्तमिल है। 35 से 40,000 जो है इस एरिया में पड़ जाते हैं, कुछ प्रेमनगर चले जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम हमें क्या है कि जब ये कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, हमें उसको कैरी करके यहाँ बहुत दिक्कतें हम महसूस करते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं, कोई पेशेंट होता है, पेशेंट को भी हमें कैरी करके लाना है। लाने के बाद में यहाँ से क्रॉस करा के बाद में गाड़ी मिली न मिली, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ये जो हमारे हर्डल्स हैं, ये जो हमें मुश्किलात हैं, इनको दूर किया जाए। इस क्रेडल बॉक्स में भी पहले 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक 26 साल का लड़का था, वो बीच दरिया में चला गया तो उसका वेयर अबाउट नहीं मिला, उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। उसके बाद में एक और एज आदमी था, वो भी यहाँ से गिरकर जो है मर चुके थे। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमारे जो मेन है कनेक्टिविटी है, इसको थोड़ा तो ये सर जो हमारा ये डब्बा है यहाँ पे क्रेडल बॉक्स है सर यहाँ पे, तो इसको सारे लोग आर पार डेली सर कोई ज़्यादा 500,000 लोग यहाँ से मतलब क्रॉस होती है सर। तो लोगों को बहुत दिक्कत आती है सर, कोई सामान लेना है या कोई जैसे माल मवेशी लेना, कुछ भी लेना सर, यहाँ पे लोगों को बड़ी दिक्कत आती है सर। कोई लेडीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग जैसे, तो उनको सर यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है सर। कोई शादी होगी जैसे आज किसी को डेथ हो जाती है सर, तो यहाँ पे सर मतलब बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को सर। तो कारगिल में सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एहतजाज किया। वर्कर्स अपने बकाये तनख्वाह, प्रमोशन और खुद को मुस्तकिल किए जाने की मांग को लेकर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने महबूबा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाजी इस दौरान DC ऑफिस भी पहुंचे, जहां उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगों को जल्द ही मान लिया जाएगा।
प्रमोशन के बारे में, थर्ड इज रेगुलर के बारे में है। तो हमारा मतलब कोई भी नहीं सुन पा रहे हैं। कब से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, सिलेट जाके देखो आप, 2 महीने से वहाँ पे स्ट्राइक भी चल रहा है। तक हमारा कोई जो डिमांड है वो पूरा नहीं हुआ है। हमारी कोई सीनियरिटी का वैल्यू नहीं रहा है। जो भी पोस्ट है हमारे प्रमोशन के वो DRV के लिए दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं जितने भी हमारे वैकेंट पोस्ट है वो हमारी वर्करों को ही दे दे और फुल अप करे। यही सारी डिमांड हमारी है। आज तो हम रैली निकल रहे हैं। जब हमारे कल से आगे हमारी जो मांग पूरा नहीं तो हम पूरा स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक हमारे पूरा JNK में स्ट्राइक पे बैठी है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की हड़ताल चौथे दिन भी दाखिल हो गई। भदरवा में पटवारी और गिरद्वारा में ADC ऑफिस के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर सरकार मुखालिफ नारे लगाए। पटवार एसोसिएशन ने मुस्तकिल बुनियाद पर तनख्वाह की अदायगी, नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती, नए हल्के की तश्कील समेत मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर गुज़िश्ता 4 दिन से कामकाज छोड़ रखा है। हमारा मुतालबा ये है कि हम जो है यहाँ सब डिविजन भद्रवा जो हमारा यूनिट है पटवार एसोसिएशन का, हम हड़ताल को जो है आज चौथा दिन है। हमारे मुतालबा जो है सबसे पहले पे अनामनी जो हमारे पटवारियों की है 2400 से जो है 2800 होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो है दूसरा मुद्दा जो है डायरेक्ट जो नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट है उस पर बैन होनी चाहिए और हमारे पटवार खाने जो है उनको जो है तामीर किया जाए। उसके अलावा जो अलाउंसेस जो हमारे हैं उनको बढ़ाया जाए। उसके बाद जो ये हल्का बंदी जो है हमारी वो इनकी जैसे गिरदौर सर्कल की पटवारी इसकी, उसके अलावा हमारा DPC जो मेन जो हमारा जो है DPC पटवारियों की जो कि 3-4 साल से नहीं हो रही, जो कि रूल के तहत जो 6 महीने के बाद होनी चाहिए। ऐसा ही गिरदौर की भी जो DPC अभी तक नहीं हुई है। 3 साल पहले जो हुई है वही हुई, उसके बाद कोई DPC वगैरह नहीं हुई है। हम नहीं चाहते हैं कि ये आम जो पब्लिक है वो सफर हो, लेकिन हमें जो है मजबूर कर रही है सरकार। उधर कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी पटवारियों और गुरुद्वारे की हड़ताल जारी है। कुपवाड़ा में जिला सदर मुकाम के बाहर और हंदवाड़ा में सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाहर पटवारियों ने पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने हड़ताल से काश्तकारों और जमींदारों को भी जोड़ने की बात कही। पटवारियों की हड़ताल के सबब महकमा माल और महसूलात का काम भी बुरी तरह से मुतासिर रहा। हंदवाड़ा में ही नहीं, जिला कुपवाड़ा में ही नहीं, बल्कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी आज तक 3 रोज़ गुजरने के बावजूद आज हम चौथे रोज़ में दाखिल भी हो रहे हैं। कोई भी सरकारी ऑफिसर ये कहने के लिए जहमत न फर्म कर पाया कि आप हड़ताल पे क्यों हैं और ये हड़ताल का इसका नतीजा क्या होगा, आवाम पे क्या असर पड़ेगा। जबकि मैं ये यहाँ आपको ये कहना चाहूँगा कि आवाम भी इस हड़ताल के साथ है। आवाम, कल हमारे पास बहुत सारे सिविल लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, हम आपका साथ देंगे। अगर वक्त ने तकाजा किया तो हम अवामी सपोर्ट भी हासिल करके सड़कों पे भी आएंगे। पतन के मुंदियारी कस्बे के लोगों ने इलाके में पुल बनाने को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि एक पुल के न होने की वजह से इलाका आसपास के दूसरे इलाकों से पूरी तरह से कट जाता है। इलाके के लोगों ने कहा कि उन्होंने कई मरतबा इसे लेकर इंतजामिया से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी मांगों की अनदेखी कर दी जाती है। इसे लेकर जब इलाके के BDO से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि इन लोगों की मांगे जायज हैं और पुल बनाने के लिए जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। मेरी नोटिस में ये जो प्रोटेस्ट आज इन इनहेबिटेंट्स ऑफ मंडियारी ने जो किया था, ये एक जेन्युइन प्रोटेस्ट है, क्योंकि इसमें हमने पहले फेज में एक रोड बनाया था फ्रॉम पलहालन घाट टू मंडियारी। अब इसमें इस साल हमने इसके बीच में जो कलवर्ट आता है वो इस साल हमने प्रायोरिटी में रखा है। इसका हम एस्टिमेट्स ले रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल में ये कंप्लीट हो जाए। ये रोड ऑलरेडी वहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, जो कि सिंहपुर ब्लॉक ने बनाया ऑलरेडी, नो डाउट दैट। और यहाँ से पलालन से लेकर यहाँ इस पंप स्टेशन तक ऑलरेडी बना हुआ है, कंप्लीट बना है, अच्छी खासी तरह से बना हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रिज मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन आज तक इन्होंने ये हुकाम वालों ने कहा था कि ये कम से कम मार्च तक हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं हो रहा है।
सोपोर के एडीपोरा गांव के लोगों ने पीने के लिए साफ पानी की कमी को लेकर एहतजाज किया। एहतजाज करे लोगों का इल्जाम है कि पीएचई महकमे की जानिब से साफ पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि 15 साल पहले महकमे ने जिस जगह पर ट्यूबवेल लगवाया वहां साफ पानी नहीं आ रहा था, बावजूद इसके दूसरी जगह की तलाश नहीं की गई। वहीं महकमाए पीएचडी का कहना है कि उन्हें अब तक इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि लोगों की बात सुनकर उनके पीने के पानी की कमी को दूर कर लिया जाएगा। हमें एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है यहाँ पानी के बारे में। पीएचई डिपार्टमेंट ने आज से तकरीबन 15 साल पहले यहाँ एक ट्यूबवेल नस्ब किया था। उस वक्त लोगों ने बहुत इसरार किया था उनको कि ये ट्यूबवेल यहाँ नस्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे आप देखते हैं एक बहुत बड़ा गंदे पानी का एक डैम है, जिसे उर्फ आम में हम डल कहते हैं, और ये ट्यूबवेल बहुत गहरा है और ये ट्यूबवेल इसकी सारी गंदगी खींच कर लाता है और इस गाँव को सप्लाई करता है। इस पानी के इस्तेमाल से गाँव के लोग बहुत बीमार हो चुके हैं। 2016 में हमने पीएचई डिपार्टमेंट से अपील की थी, यादाश्त उनको की थी कि ट्यूबवेल को बंद किया जाए, वो यहाँ इसका टेस्ट किया जाए, उस टेस्ट को मुस्तैद किया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं ली। अब हम आपकी वसाकत से महकमा के अहलकारों से पुरजोर और मुदबाना गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इस ट्यूबवेल को बंद किया जाए और इसको दूसरी जगह नस्ब किया जाए। मुल्क के बेशतर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में रोजेदारों ने रमजान मुबारक का पहला रोजा रखा। दूसरे अजला की तरह गांदरबल में पहले रोजा मदारिस का माहौल तो बिल्कुल जुदा होता है। दारुल उलूम गौसिया, अहले सुन्नत, शेर पथरी और दावत फेडरेशन में बड़ी तादाद में तलबा दीनी तालीम हासिल करते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही मदरसे की फ़िज़ा नूरानी हो जाती है। नमाज, कुरान की तिलावत, हदीस की दर्स, दुआएं और खिताब आम पूरे रमज़ान यही सिलसिला चलता है। आपको बता दें कि दीनी मदारिस में अमूमन रमज़ान के मौके पर छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन हाफिज और बड़े तलबा तरावी और दर्स व खिताबत के लिए रोक लिए जाते हैं। तालीम से लेकर खाने पीने और ठहरने तक का सारा इंतजाम मदरसे की तरफ से किया जाता है। मकामी और बैरूनी इलाकों से मिलने वाली इमदाद से इन बच्चों की किफालत की जाती है। जब हम नज़र डालते हैं कि माह रमज़ान मुबारक पर, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक है, ये बड़ी बाबरकत वाला महीना है, इसकी बहुत ही फ़ज़ाइल कुरान पाक में भी मौजूद है, अहादीस मुबारक में भी मौजूद है। और ये मुबारक महीना वो महीना है जिसमें इंसान गुनाहों से बचता है, जुल्म से बचता है, कुफर से बचता है, तमाम शिरकियत से बचता है, तमाम मसाइब से बचता है। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को माह रमज़ान मुबारक की ढेर सारी खुशियाँ मुबारकबाद पेश करने की साथ हासिल कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के हवाले से फरमाया, वह शहरुल सब्र, ये सब्र का महीना है, वह शहरुल मवासात, गमखारी का महीना है, वह शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व अवसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। इस माह रमज़ान मुबारक का जो अव्वलीन अशरा है, पहला अशरा है, वो रहमत का है, अशरे सानी जो है वो मगफिरत का है और अशरे आखिर जो है वो नजात का है। इस महीने के हवाले से मैं उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आपके इर्द गिर्द में परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा अफराद है, बेवा है, यतीम है, मिस्कीन है, मोहताज है, उनका आप ख्याल रखें ताकि वो भी आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इस माह रमज़ान मुबारक की बरकतों से वो भी माला माल हूँ। अल्लाह ताला हमको भी माह रमज़ान मुबारक की रहमतों और मग़फ़िरतों और नजात से माला माल फरमाए। अल्लाह के फजल से यहाँ पर हम बच्चे सुबह शहरी से जब हमारी शहरी स्टार्ट हो जाती है तो हमारा सबसे पहले उस्ताद किराम का जो दिया हो हमारा मिशन है, इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक में मशगूल रहते हैं और उसके बाद हम तहज्जुद वगैरह जो यहाँ दिया जाता है वो पढ़ते हैं। माशाअल्लाह यहाँ पर जो हमारा इंतज़ाम है दारुल उलूम गौसिया की तरफ से, यहाँ पर सब फैसिलिटी जो माह रमज़ान में एक बच्चे के लिए होनी चाहिए वो पूरी तरह से मिलती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
जम्मू में तालाब खटीकान में वाक़े जामा मस्जिद के मुफ्ती इनायतुल्लाह ने रमजान के दौरान अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। अजीज सलाम से खास बातचीत के दौरान मुफ्ती ने कहा कि इस्लाम में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। आपको सुनवाते हैं ये पूरी बातचीत। माह रमज़ान के मद्देनज़र किस तरह के इंतज़ामात किए जाएंगे, इस पे बात करेंगे। यहाँ तालाब खड़ीका के मुफ्ती इनायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के इंतज़ामात रहेंगे, क्या खासियत रहेगी इन दिनों में, और जो इफ्तारी है या उस वक्त किस तरह का यहाँ पे इंतज़ामात रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रमज़ान मुबारक की आमद पर दुनिया के तमाम इंसानों को इस बात की मुबारकबाद दे देता हूँ कि फिर से एक साल के बाद हमारे दरमियान में ऐसा पवित्र और पाक महीना आ चुका है। रमज़ान मुबारक पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मुसलमान बसते हैं इस मुबारक महीने की बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं, और इस मुबारक महीने के आने के फ़ौरन बाद ही इसमें खाने पीने या रहने सहने के एतबार से तो इंतज़ामात इंसान करते ही हैं, लेकिन इसमें बड़ी ख़ास बात ये होती है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी जो मुसलमान रहता है इस मुबारक महीने में वो इबादत में, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की भरपूर कोशिश करता है। और इस काम के लिए अगर हम देखेंगे कि वक्त के एतबार से रात इंसान के लिए आराम की चीज़ होती है, लेकिन हमारा इबादत का अक्सर हिस्सा रात के अंदर ही गुजर जाता है। रात को खाना पीना होता है, फिर रात तक उसी पर गुजारा करना होता है, पूरे दिन खाना पीना कुछ भी नहीं, सब बंद होता है। मुफ्ती साहब, मैं ऐसे में जानना चाहूँगा कि जिस तरह के हमारे इस वक्त स्टेट में हालात हैं, ऐसे में आपको लगता है कि एक शांति का एक मैसेज जाता है ख़ासकर माह रमज़ान के महीने में? देखिए, जहाँ तक शांति का मामूल है, मसला है, तो इस्लाम है ये कैसा मज़हब जो हमेशा अमन शांति की तालीम देता है। इस्लाम बमाना सलामती, ईमान बमाना अमन। इस्लाम और ईमान ये दोनों चीज़ से मिलकर सलामती और अमन को चाहता है। जैसा कि हमारी सीएम साहिबा ने भी एक ऐलान किया है कि मुबारक महीने के अंदर अमन और सलामती रहे, लेकिन हम सिर्फ रमज़ान मुबारक तक महदूद नहीं रहते अमन और शांति को, बल्कि जब हम दुआ करते हैं या जब लोगों से इस बात की अपील की जाती है तो हम पूरी दुनिया के लिए और पूरी ज़िंदगी के लिए, सिर्फ महीने के लिए नहीं, साल भर के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए दुनिया में बसने वाला हर इंसान अमन, चैन, सुकून के साथ और अपने तौर तरीक़ और अपने कामकाज के एतबार से अमन और शांति की ज़िंदगी गुजारे, हम उम्मीद करें। ऐसे में सीएम महबूबा मुफ्ती की बात की, उन्होंने जो मांग की थी मरकज़ी हुकूमत से उसको मान लिया गया है। अब रमज़ान के महीने में कोई भी किसी भी तरह का तशद्दुद नहीं हो, उसके लिए सीज़ फायर घोषित किया गया है मरकज़ी हुकूमत की ओर से। किस तरह से देखते हैं इसको? ये अच्छी बात है और ऐसा हम ये चाहेंगे कि मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो। देखिए, ये एक जम्मू कश्मीर का एक मसला, एक लंबा मसला चल रहा है, हमें इस मसले में जाना नहीं चाहिए। बस हम सिर्फ इतनी उम्मीद करेंगे मरकज़ी हुकूमत से भी और रियासती हुकूमत से भी कोई ऐसा हाल, ऐसा सोलूशन निकाला जाए इस मुबारक महीने की बरकत से कि यहाँ का हर बाशिंदा अमन, चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे। मुफ्ती इनायतुल्लाह, जिनका कहना है कि इस मुबारक महीने में शांति रहनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमेशा से ही शांति का एक मैसेज देता आया है और उसी मैसेज को आगे भी कायम रखना होगा, और सभी को ये कोशिश करनी होगी कि माह रमज़ान के इस पवित्र महीने में हर तरफ भाईचारा और शांति रहे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। रमज़ान से ठीक पहले पड़ने वाला साईं इलाही बख्श का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मंडी तहसील के बटलकोट लोरन में वाक़े साईं इलाही बख्श की मज़ार फ़िरका वाराना इत्तेहाद और आपसी भाईचारे की उम्दा मिसाल है। उर्स में सभी मज़ाहिब के लोग हाजिरी देने के लिए आते हैं। मुसलमानों के अलावा बड़ी तादाद में हिंदू और सिख अकीदतमंद भी साईं इलाही बख्श की मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं। इस मौके पर ज़ियारत कमेटी के चेयरमैन और पुंछ हवेली के एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे की जानिब से चादर चढ़ाई गई। ज़ायरीन की कसीर तादाद में पेश नज़र उर्स के दौरान हिफाजत के भी सख्त इंतजामात किए गए। कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मज़ार शरीफ है, यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं, अदब एहतराम से उर्स मनाया जाता है, आगे पीछे भी आते रहते हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं।
और जो भी यहाँ पर सरदार हिंदू क्रिश्चियन जो भी है इधर आते हैं, हम उनके साथ भी मतलब ऐसे ही सभी एक सलूक के साथ रहते हैं, अमन चैन के साथ रहते हैं। यहाँ पर पता क्या यूपी बिहार मतलब उधर अमेरिका से सरदार आते हैं इधर, यहाँ पर जो बसनीक लोग हैं बाहर से मतलब हर देश के लोग आते हैं इधर। अब बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। टैलेंट के सामने सबसे बड़ा रोड़ा गरीबी का होता है, लेकिन अगर इरादे पक्के हों और तो कामयाबी मिलकर ही रहती है। हमें अपनी कोशिशें बस जारी रखनी चाहिए। कश्मीर के बांदीपुरा की रहने वाली शमीमा भी अपने ख्वाबों को पाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। घर के हालात ठीक न होते हुए भी शमीमा अपने सिंगर बनने के ख्वाब को पाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं और इस काम में शमीमा का पूरा कुनबा उनकी मदद कर रहा है। साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान के, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साफी तेरे बिना राही। कहते हैं अगर इरादे पक्के हों तो कामयाबी जरूर मिलती है। ये ट्रॉफियां और मेडल खुद ब खुद शमीमा के भीतर छिपे टैलेंट की गवाही दे रहे हैं। बांदीपुरा के दूर दराज के एक छोटे से गांव की रहने वाली शमीमा बचपन से ही सिंगर बनने के ख्वाब देख रही है, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि आज की दुनिया में ख्वाबों को पूरा करने के लिए टैलेंट के साथ साथ पैसों की भी जरूरत होती है। पांच बेटियों के वालिद कहते हैं कि शमीमा उनकी बड़ी बेटी है और वो बचपन से ही सिंगर बनना चाहती है। हैसियत के एतबार से एक मजदूर जितना कर सकता था उससे बढ़कर कोशिश की ताकि उसकी बेटी कामयाब हो सके। मेरी बेटियों को बहुत शौक था पहले से म्यूज़िक के साथ वाबस्ता था। स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, प्रेल पर भी हर कोई मुझे जो कोई उस्ताद था वहाँ पर वो मुझे बोलता आपकी बेटियों को अल्लाह ताला ने पहले से बहुत हल्का आवाज़ दी है, इनका गला अल्लाह ताला ने पूरा बना अच्छा बनाया है, आप कुछ करके इनको आगे बढ़ाओ म्यूज़िक में। इनकी टैलेंट बहुत अच्छी थी सब बच्चों की, लेकिन शमीमा मुझे बड़ी बेटी हैं उसको ज़्यादा शौक़ था इस म्यूज़िक के साथ, लेकिन घरेलू हालत की वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा था जो उसको करना था उस वक्त सिखाने के लिए। शमीमा अकेले बड़ी नहीं हो रही थी, उसके साथ साथ बड़े हो रहे थे उसके ख्वाब और ज़रूरतें। लेकिन कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो वो आपको मिलकर रहता है। शमीमा ने जैसे तैसे अपनी आवाज़ और फनकारी के बूते पर खुद के लिए प्लेटफॉर्म बनाए। जहां जरूरत पड़ी वहां लोगों के सवाल का जवाब अपनी आवाज से दिया। कश्मीर में आर्मी के एक ऑफिसर ने शमीमा की मदद की और उसे लखनऊ भेजा, जहां शमीमा न सिर्फ मौसीकी की तालीम हासिल कर रही है बल्कि बच्चों को गाना सिखाकर अपना खर्च भी निकाल रही है। ये शमीमा की मेहनत का ही नतीजा है कि उसे कई मकामी चैनलों के ऑफर्स आने लगे हैं। शमीमा अपनी आवाज से दुनिया को दीवाना बना देना चाहती है। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तुम मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। हम भी चाहते हैं कि शमीमा और उसके कुंबे की मेहनत रंग लाए, जिससे सबक लेकर कश्मीर के नौजवान, खासकर हुनरमंद नौजवान, अपना मुस्तकबिल चुन सकें। तेरे सर की कसम याद चाहे न कर।
जी सलाम के लिए बांदीपुरा से शहजाद भट्ट की रिपोर्ट। हम गए भूल जाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। श्रीनगर की डल झील में चल रहे वाटर स्पोर्ट्स इवेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इस इवेंट में कनाकिंग और कनाकोइंग जैसे खेलों में दिलचस्पी दिखाने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। आपको बता दें कि डल झील में वाटर स्पोर्ट्स इवेंट कई दिनों से चल रहा था, जिसे रियासत के जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का फरोग हासिल था। इवेंट में MLC शौकत टाक भी मौजूद थे। इलाके के लोग भी यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे। 80 पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम जैसे डिस्ट्रिक्ट से आए और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से। इस कैंप का सबसे मेन मकसद था कि इन बच्चों को अवेयरनेस करना कि कैनोइंग कयाकिंग है क्या चीज़, क्योंकि कयाकिंग कैनोइंग 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट है और हमारे रियासत ने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसमें दिए और नेशनल लेवल पे भी हमारा अच्छा रिजल्ट है। इस कैंप का यही था इनिशिएटिव कि हम इस कैंप को रूरल बेल्ट में लाए और इसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि 6 दिन का ये कैंप था जिसमें हमने इनको बेसिक सिखाया और इसके बाद हम एडवांस ट्रेनिंग आफ्टर रमजान शुरू। कश्मीर के जो बच्चे हैं वो नेचुरल पैडलर्स हैं और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो जिसका सबसे बड़ा स्टेक अगर है वो कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि हम पूरे अगर इस पूरे रीजन में देखें तो सबसे बड़ी लेक्स हमारे पास, स्टैग्नेंट वाटर हमारे पास, वाइल्ड वाटर हमारे पास। वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास है और अल्लाह का करम फजल है कि बहुत कम इक्विपमेंट के बावजूद, बहुत कम एवेन्यूज़ होने के बावजूद भी हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक इस वक्त जा चुके हैं। और हम इसी वादी कश्मीर से हमने एक इंटरनेशनल कोच बिल्किस मीर जो इस वक्त यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर चला रही हैं और बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, हमने वो भी क्रिएट की। और जो वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, सरकार के इक़दामात की तरफ की वजह से और सरकार की सपोर्ट की वजह से हम इस एसोसिएशन को ग्रास रूट लेवल तक लेके जा रहे हैं। जम्मू के नगरोटा में जगती इलाके के हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली जरूरती सहूलियात की कमी है। तलबा के वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल में असातिज़ा की कमी है, साथ ही स्कूल में बच्चों को पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं हो पाता है। तलबा के मुताबिक स्कूल में वाटर कूलर तो लगे हैं, लेकिन उसमें आमतौर पर पानी नहीं मिल पाता। कभी मिलता भी है तो वो पानी पीने के लायक ही नहीं होता। कुंजेर में इंडियन आर्मी की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया गया। कुंजर के हायर सेकेंडरी स्कूल ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। एक दिलचस्प मुकाबले में मोहम्मदिया हाई स्कूल की टीम कुंजेर में शिकस्त खा गई। सरकारी बंगलों और इमारतों पर नाजायज कब्जों का मामला किसी एक रियासत तक महदूद नहीं है, मुल्की सतह पर यह होता है। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। जम्मू में ऐसी ही कई बिल्डिंग्स हैं जिन पर सियासी जमातों और उनके लीडरान का कब्जा है। अपनी मुद्दत कार खत्म करने के बावजूद ये हजरात सरकारी सहूलियात का फायदा उठा रहे हैं। जम्मू का ये VVIP एरिया है। इन इलाकों में वुज़रा, रुकन असेंबली और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइश गाहें हैं, लेकिन बहुत से मकानात ऐसे हैं जिन पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है जो इसकी अहलियत खो चुके हैं। ऐसे कई मकानात हैं जिन पर रिटायर्ड अफसरान और इलेक्शन हार चुके सियासतदानों का कब्जा है। इनकी वजह से मौजूदा अरकान असेंबली को सरकारी मकानों के बजाय किराए के मकान में रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इसका बोझ सरकारी खजाने पर ही पड़ता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने मुद्दत कार खत्म होने के बाद भी सरकारी इमारतों को खाली नहीं किया है। ये कम से कम 375 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी एंटाइटलमेंट नहीं बनती, जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं, जिनका MLA का या MLC का या उनका टर्म पूरा हो चुका है, उसके बावजूद वो इन क्वार्टर्स को अभी तक खाली नहीं करते। हैरान करने वाले उसमें तथ्य है कि ये जो लॉ मेकर्स हैं ये लोगों के लिए कानून बनाते हैं और लोगों को कानून पे चलने के लिए कहते हैं, खुद उस कानून की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, ये चीजें सामने आती हैं। RTI एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने RTI दाखिल कर CAG से उन लोगों की तफसीलात पूछी थी जो सरकारी इमारतों पर काबिज हैं। CAG रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 100 मकानात ऐसे हैं
जो साबिक वुज़रा, अरकान असेंबली और रुकने पार्लियामेंट के कब्जे में हैं। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ जम्मू में ही नहीं है, बल्कि श्रीनगर में भी यही हाल है। हुकूमत पर इसका दोहरा बोझ पड़ता है। एक तो प्राइवेट मकानों का किराया और दूसरे सरकारी मकानात को दी जाने वाली सहूलियात का। मकानात खाली कराने का नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन नोटिसों का तो फिलहाल कोई असर पड़ता नहीं दिखाई देता। स्पेशल स्टेटस से बंधी हुई स्टेट है, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि स्टेट्स का जो प्रोटोकॉल है उसको एंजॉय किया जाए, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त नौकर, और वो प्रोटोकॉल वो एंजॉय करते हैं। और जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं और फिर 2-4 साल निकाल देते हैं। जो पहले वाले लोग होते हैं ये रिटायर्ड होने के बाद भी वो अकोमोडेशंस नहीं छोड़ते, और वो एक ट्रेडिशन बन गई है, आदत बन गई है। इसके लिए मैं चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए ऐसे। हालांकि 2004 में जारी ज़ाब्ते के मुताबिक मुद्दत-ए-कार खत्म होने के 1 माह और मौत की सूरत में 2 माह के अंदर मकान खाली करना जरूरी है, लेकिन सियासतदानों और अफसरान के लिए ये ज़ाब्ते बेमानी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कब्जा बरकरार रखने के लिए ज्यादातर लोगों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले रखा है। कानून बनाने और उस पर अमल कराने वालों का ये कानून मुखालिफ रवैया आम लोगों की समझ से बालातर है। अगर यही गलत कर रहे हैं तो हम किससे सही की उम्मीद कर सकते हैं? अगर यही इलीगल काम कर रहे हैं तो लीगल के लिए किस लीगल रिकोर्स कहाँ पे हम अडॉप्ट करेंगे? जब भी वो अपनी डिमिट करता है ऑफिस, वो एक कॉमन आदमी है, और एक अगर उसके मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसकी एथिक वैल्यूज़ हैं, तो उसको इमीडिएटली उसको वकेट कर देना चाहिए। जो आम नागरिक है उसको तो कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है, इनको फैसिलिटियाँ मिलती हैं, ये फैसिलिटी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चलो चलते रहे, हमारा ऐसा ही चलता रहे, ना बिजली का खर्चा है, ना पानी का खर्चा है, ना गाड़ियों का खर्चा है। सरकारी बंगलों की देखरेख का जिम्मा स्टेट डिपार्टमेंट का होता है। अलॉटमेंट से लेकर कब्जा वापस लेने का सारा काम इसी के जिम्मे है। ड्यूटी निभाने के लिए महकमा वक्त पर नोटिस भेजने का काम करता रहता है। रूल्स आर वेरी क्लियर कि वंस यू सीज टू होल्ड पोजीशन तो उसके 1 महीने के बाद खाली करना होता है। लेकिन चूंकि हमारी स्टेट में कुछ इश्यूज थे, लोग कोर्ट चले गए, कहीं स्टेज हो गए, तो उसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो वी हैव गॉट द फेवरेबल ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, तो उसके बाद हमने कार्रवाई की है, मैक्सिमम खाली करवा लिए। कुछ एक जो रहता है वो भी शॉर्टली हम खाली करवा लेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट की इन नोटिसों का क्या असर होता है ये तो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा, लेकिन यूपी समेत कुछ दीगर रियासतों में इस जानिब पेशरफ्त हुई है। हालांकि अभी इसका नतीजा देखने को नहीं मिला है, लेकिन हुकूमत इससे कुछ सबक तो हासिल कर ही सकती है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत, यही एक मुहावरा सिद्ध हो सकता है हमारे साबका लेजिस्लेटर और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जिनका टेन्योर तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सरकारी कोठरियों में अभी भी काबिज हैं और सभी सुख सुविधाएं जो सरकारी होती हैं वो भी मुहैया हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो नियम और कानून की चक्की है उसमें केवल आम इंसान ही क्यों पिसता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए जी सलाम के साथ।